जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तैयारी के भोकाल महोत्सव में लाइट के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने लाइट का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने लाइट से संबंधित कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आप सभी हेडिंग लगा लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हेडिंग लगाएंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देंगे, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं सर हिंदी में? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और मेरे मित्र, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी, परावर्तन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश किसी सतह से टकराकर क्या होती है तो लौट आती है। या हम लोग और सरल शब्दों में क्या कहते हैं कि प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटने की जो घटना होती है वही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या फिर और सरल शब्दों में हम लोग कहते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की सतह का टकरा करके वापस आना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। इसका डेफिनेशन आप सबों को मालूम है और डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान देंगे कि जब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की प्रकार की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है आपका नियमित परावर्तन। पहला कौन सा होता है? नियमित परावर्तन। और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है आपका अनियमित परावर्तन। दूसरा कौन सा होता है? अनियमित परावर्तन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि नियमित परावर्तन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जबकि अनियमित परावर्तन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अनियमित परावर्तन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये नियमित परावर्तन क्या होता है? तो मेरे मित्र, इस दोनों के लिए अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई एक सतह है और इस सतह पे ये तीन प्रकाश की किरणें जो है वो आपतित हो रही है कुछ इस तरह से। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये परावर्तित भी होगी। तो मेरे मित्र, ये जो परावर्तित होगी वो कुछ इस तरह से होगा। आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी जो तीनों ही प्रकाश की किरणें इस पर समांतर गिर रही थी वो परावर्तित भी क्या हो गई? तो समांतर रूप से ही हो गई। तो इस प्रकार का जहाँ भी आपको परावर्तन दिखेगा वो क्या होगा? आप कहेंगे नियमित परावर्तन होगा। आप कहेंगे गुरुजी इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नियमित प्रकाश का परावर्तन वैसा परावर्तन होता है जिसमें समांतर रूप से आपतित किरणें परावर्तित भी समांतर ही हो जाती है। क्या कहेंगे कि वैसा परावर्तन की प्रक्रिया जिसमें अगर प्रकाश की किरणें समांतर रूप से आपतित हो रही है तो वो परावर्तित भी क्या हो जाएगी? तो समांतर रूप से ही हो जाएगी। और आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे की पॉइंट के रूप में कि जो आपका नियमित प्रकाश का परावर्तन है ये समतल और चमकीला सतह से होगा। नियमित प्रकाश का जो परावर्तन है वो किस सतह से होगा? तो समतल और चमकीला सतह से होगा। समतल और चमकीला सतह से होगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अनियमित प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो इसमें आपतित किरणें और परावर्तित किरणों का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग इसके लिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई रफ सरफेस है, खुरदरा सतह है और यहाँ पे ये कोई प्रकाश की किरणें इस तरह से आपतित हो रही है जो परावर्तित कुछ इस तरह से हो गई। फिर एक प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से हो रही है, परावर्तित ये आपका इस तरह से हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे भी एक प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और ये इस तरह से परावर्तित हो गई। आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, परावर्तित हो रही है, उसका कोई भी डायरेक्शन निश्चित नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि परावर्तन की वैसी प्रक्रिया जिसमें आपतित किरणें और परावर्तित किरणों का कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? आप कहेंगे अनियमित परावर्तन कहलाता है। की पॉइंट क्या याद रखना है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी की पॉइंट ये होगा कि जो अनियमित प्रकाश की परावर्तन है ये किस सतह से होगा? आप सभी याद रखना, खुरदरा सतह से होगा। किस सतह से होगा? खुरदरा सतह से होगा। तो कोई भी आपसे पूछे
कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे 2 प्रकार का। कौन कौन सा? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो हो उसमें क्या होगा? तो गुरुजी प्रकाश की किरणें आपतित गिरेगी, प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होगी और परावर्तित भी क्या हो जाएगी? तो गुरुजी समांतर ही हो जाएगी। कहाँ से होगा? समतल और चमकीला सतह से होगा। अनियमित परावर्तन की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें आपतित प्रकाश की किरणें और परावर्तित प्रकाश की किरणों का कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होगा। और ये कहाँ से होगा? खुरदरा सतह से होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जहाँ पे भी परावर्तन की प्रक्रिया हो रही होती है वहाँ पे आपको कुछ टर्म ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर हम थोड़ा देर के लिए माने ये हमारा कोई परावर्तक सतह है जहाँ से क्या होगा? तो परावर्तन की प्रक्रिया होगी, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इस पे कोई प्रकाश की किरणें इस तरह से आपतित हो रही है, ये क्या हो जाएगा? इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। मेरे मित्र थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ये जो हमारा M और M डैश है, M और M डैश है, ये क्या है? हमारा एक परावर्तक सतह है, या आप क्या लो कि गुरुजी ये हमारा प्लेन मिरर है, यानी कि समतल दर्पण है। ध्यान देंगे कि प्रकाश की किरणें जो गिरेगी किसी भी सतह पर, प्रकाश की किरणें जो किसी भी सतह पे फॉल आउट होगी, गिरेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे, यानी कि आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश की किरणें जो टकरा करके लौट जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, या फिर उसी को हम लोग हिंदी में परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे अगर हम एक लंब डाल दें ये हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या कहलाएगा? अभिलंब। क्या कहलाएगा? आप कहेंगे अभिलंब कहलाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परावर्तन की प्रक्रिया जहाँ भी होगी वहाँ पे आपको क्या सब देखने को मिल सकती है? तो आप कहेंगे गुरुजी जो प्रकाश की किरणें आपतित होगी तो हमको आपतित किरण देखने को मिल सकती है, परावर्तित होगी तो परावर्तित किरणें देखने को मिल सकती है, और साथ ही क्या मिलेगा? तो सर लंब यानी कि अभिलंब देखने को मिल सकता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस सतह पे, इस पॉइंट पे क्या हो रही है? तो गुरुजी प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, ये हमारा क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। मेरे मित्र यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना होगा। आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी ये जो प्रकाश की किरण है और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपने एक लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो इसके बीच में एंगल बन रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका परावर्तित किरण है और ये जो नॉर्मल है यानी कि अभिलंब है, इसके बीच में भी क्या हो रहा है? तो गुरुजी यहाँ भी कोण बन रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि गुरुजी आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा और परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग एंगल आई की बात करेंगे तो ये किसके किसके बीच में बना हुआ कोण होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना हुआ कोण होगा। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना हुआ कोण होगा, या बना हुआ एंगल है, बना हुआ कोण होगा या एंगल है। ठीक है। और अगर हम लोग एंगल आर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बना हुआ कोण होगा, एवं अभिलंब के बीच बना कोण होगा। तो आप सभी जहाँ कहीं भी परावर्तन की प्रक्रिया को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी वहाँ पे आपतित किरण होगा, अभिलंब होगा, परावर्तित किरणें होगी, आपतन कोण होगा, और क्या होगा? परावर्तन कोण होगा, और क्या होगा? आपतन बिंदु होगा, और क्या होगा? तो गुरुजी परावर्तक सतह होगा। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि क्या गुरुजी परावर्तन के लिए कोई नियम भी होता है? ऑब्वियसली होता है।
और आप सभी ध्यान में रखेंगे और आप में से कईयों को याद भी होगा, बस रिकॉल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि ये बताओ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं, आप कहेंगे 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। आप कहिएगा 2 कौन कौन सा है? तो ध्यान देंगे कि परावर्तन का जो पहला नियम कहता है वो ये कि जो आपतित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, अभिलंब है और आपतन बिंदु हैं, ये सब के सब क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। और यही क्या है? परावर्तन का पहला नियम है। तो कोई भी आपसे पूछे कि परावर्तन का पहला नियम क्या है, तो आप कहेंगे कि परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरणें, अभिलंब, परावर्तित किरणें, आपतन बिंदु, ये सब के सब क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे रखने की ज़रूरत है कि परावर्तन के नियम की जब भी बात करी जाएगी तो जो आपतित किरण होगा, परावर्तित किरण होगा, आपतन बिंदु होगा और साथ ही साथ अभिलंब होगा, ये सब के सब क्या होंगे? तो एक ही समतल में होंगे। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी दूसरा नियम भी हम सबों को मालूम है कि परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि जो आपतन कोण है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, आपतन कोण हमेशा क्या होता है? तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चीज़ है तो आपको लिखना पड़ेगा और लिख करके इसको कॉपी पे बैठ करके याद करना होगा। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है सर, आपने कई बार पढ़ा है। बस ये सेशन आपके रिकॉल के लिए है ताकि एग्ज़ाम से पहले आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आ जाए जो आपने पीछे पढ़ा है। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी हमने परावर्तन को भी समझ लिया, परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं इसको भी डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ जहाँ कहीं पे भी परावर्तन होगा वहाँ पे क्या क्या टर्म हमको देखने को मिल सकते हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। और साथ ही परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम कहेंगे 2 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होंगे, जबकि दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो परावर्तन का बेसिक था, लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा है कि परावर्तन की प्रक्रिया समतल दर्पण से भी होती है और अवतल दर्पण से भी होती है और साथ ही उत्तल दर्पण से भी होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का हिस्सा है। तो हम लोग सीधे शब्दों में ये भी कहते हैं कि परावर्तन की प्रक्रिया जो है वो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण से भी होता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये दर्पण से परावर्तन होने का मतलब क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो दर्पण से परावर्तन की हम लोग बात करते हैं, यानी कि मिरर से हम लोग परावर्तन की जो बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी सीधे सीधे कोई भी दर्पण हो, अगर वहाँ पे परावर्तन की प्रक्रिया हो रही है तो क्या बनेगा? आप कहेंगे प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और इसी प्रतिबिंब के प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ इसका उपयोग हम लोगों को पढ़ना होता है। आप कहिएगा कि गुरुजी समतल दर्पण और आपने बोला गोलीय दर्पण, तो इस दोनों को हम लोग कैसे समझेंगे? तो मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे और हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। क्या कहेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाएगा, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, क्या कहलाएगा? आप कहेंगे गोलीय दर्पण कहलाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ये प्रतिबिंब को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो मेरे मित्र इसी को हम लोग इमेज कहते हैं, और आपको परेशान नहीं होना है, आपने कई बार याद करा है। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु क्या कहलाती है? तो आप कहते हैं प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहलाती है। और अगर हम लोग एक शॉर्ट रिव्यू की बात करें इमेज के बारे में, तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इमेज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। या हम लोग इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि गुरुजी एक होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। और आप सभी ध्यान में रखेंगे बड़े ही सरल शब्दों में कि वास्तविक यानी कि रियल इमेज उसको हम लोग बोलेंगे जिसको हम लोग पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, और वैसा इमेज जिसको हम लोग पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो बड़े ही सरल शब्दों में आप सभी परावर्तन के इस बेसिक को याद रखेंगे, और साथ ही क्या कहेंगे कि जो परावर्तन की प्रक्रिया है ये समतल दर्पण और गोलीय दर्पण से होगा, और समतल दर्पण और गोलीय दर्पण से होगा तो क्या होगा? आप कहेंगे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या है? तो परावर्तित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा रियल इमेज और दूसरा होता है हमारा वर्चुअल इमेज।
रियल इमेज को हम लोग पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम लोग पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं हिंदी में कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो बहुत ही बेसिक बात थी जो कि हम सबों को मालूम था, लेकिन ये बताओ कि समतल दर्पण के द्वारा जो परावर्तन की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो इमेज बनता है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं समतल दर्पण में परावर्तन के बाद जो इमेज बनता है उसके प्रॉपर्टीज़ की, और फिर हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण की। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ बेसिक चीज़ों को नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं समतल दर्पण से परावर्तन की। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि दर्पण आपका समतल हो या फिर गोलीय हो, परावर्तन की प्रक्रिया होगी तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और मेनली जो हम लोगों को पढ़ना रहता है वो प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में पढ़ना रहता है और साथ ही साथ दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ना रहता है। लेकिन 2-4 बेसिक बातें भी होती है जो आप सबों को समझना होता है। पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि समतल दर्पण क्या होता है, यानी कि प्लेन मिरर क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो वो क्या कहलाएगा, आप कहेंगे समतल दर्पण कहलाएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो आपका परावर्तक सतह है ये क्या है, समतल है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे गुरुजी इसी को हम लोग समतल दर्पण बोल सकते हैं। ध्यान देंगे कि एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबों को याद रखना है कि दर्पण आपका समतल हो या फिर गोलीय हो, दर्पण आपका समतल हो या फिर गोलीय हो, अगर कोई प्रकाश की किरणें उस पर लंबवत रूप से गिरेगी यानी कि अभिलंब के अनुदिश गिरेगी, तब जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि अगर आपका कोई प्रकाश की किरणें समतल दर्पण या गोलीय दर्पण पर अभिलंब के अनुदिश या लंबवत फॉल हो रही है तो वहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 होगा। तो आप सबों के मन में आ रहा होगा काहे होगा। जैसे आप ये क्या कह रहे हैं कि गुरुजी ये समतल दर्पण है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे परावर्तन की प्रक्रिया होगी तो हमको तो एक अभिलंब लेना ही लेना होगा। ध्यान देंगे, हमने आपको बोला कि इस पे अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसा हो जो अभिलंब के अनुदिश लंबवत ही गिरे, यानी कि नॉर्मल के अनुदिश लंबवत गिरे, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये परावर्तन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मेरे मित्र दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरणें लंबवत रूप से गिर रही हैं तो सर परावर्तित भी कैसी होगी, तो उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। और जब परावर्तित उसी डायरेक्शन में हो जाएगी तो यहाँ पे आपका कोई कोण बन रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि दर्पण पर, यह आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दर्पण पर लंबवत रूप से अगर प्रकाश की किरण गिरती है तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। बस इतना सा बात आपको अपने माइंड में रखना है कि दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत फॉल होगी यानी कि लंब के रूप में आपतित होगी, वो परावर्तित भी कैसे हो जाएगी, आप कहेंगे कि गुरुजी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई आपका कोण ही नहीं बन रहा है, और जब कोण नहीं बन रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्रकाश की किरणें दर्पण पर लंबवत फॉल हो तो आपतन कोण यानी कि आपका एंगल I और एंगल R क्या होगा, आप कहेंगे दोनों 0 हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ आप समतल दर्पण के लिए याद रखिएगा और साथ ही साथ गोलीय दर्पण के लिए भी याद रखिएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी इतना तो हम सभी समझ रहे हैं कि दर्पण कोई भी हो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, प्रतिबिंब बनाया जाएगा। तो पहला सवाल ये है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे की पॉइंट के रूप में कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जब भी बनाया जाएगा तो हमेशा काल्पनिक होगा, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा हमेशा आपको काल्पनिक इमेज दिखाई पड़ेगा। और आप सबों को परेशान नहीं होना है, आपके रिवीजन की सुविधा के लिए ही मैंने इन सारे पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है। पहला चीज़ मैंने क्या लिखा है, पहला चीज़ लिखा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और दर्पण के पीछे बनता है।
हमेशा आपको क्या माइंड में रखना है कि समतल दर्पण के द्वारा जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो क्या होगा, हमेशा ऑलवेज वर्चुअल होगा, और कोई भी प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी सीधा होगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और मेरे मित्र एक खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट में लिखा है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि समतल दर्पण में जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और जहाँ पे वस्तु रखा हुआ रहता है, तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आपको हमेशा अपने माइंड में रखना होगा कि समतल दर्पण में जो आपका इमेज बनता है उसमें क्या होता है, तो गुरुजी जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, और साथ ही वस्तु दूरी जो है वो क्या होता है, तो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, पार्श्व रूप से उल्टा होना को ही हम लोग इंग्लिश में लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा होंगे और आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो आपका जो प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है उसका बायां हाथ उठता हुआ मालूम पड़ेगा, और अगर आप अपना बायां हाथ उठाएंगे तो जो आपका प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है उसका दायां हाथ उठता हुआ मालूम पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जो आपका बायां भाग है वो प्रतिबिंब में दायां भाग के रूप में अपीयर हो रहा है, और जो आपका दायां भाग है वो प्रतिबिंब में बायां भाग के रूप में अपीयर हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व रूप से उल्टा होना कहते हैं। और ये समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की क्या है, एक प्रमुख विशेषता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, पार्श्व रूप से उल्टा होगा, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड होगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी चाल से जाता है, मान लीजिए कि समतल दर्पण आपका वहाँ पे है और आप इधर से दौड़ते हुए भी चाल से जा रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब भी बनेगा दर्पण में, तो प्रतिबिंब भी आपको कैसा लगेगा, आप कहेंगे गुरुजी वो दौड़ता हुआ मालूम चलेगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपकी चाल भी है तो आपके प्रतिबिंब की चाल क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 2 भी हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप समतल दर्पण की ओर भी चाल से जाएंगे तो जो आपका प्रतिबिंब है वो आपकी ओर 2 भी चाल से आता हुआ मालूम पड़ेगा। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे पॉइंट 5 में मेंशन कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी चाल से जाता है तो प्रतिबिंब 2 भी चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। ध्यान देंगे कि अगर आपको समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक देखना है, तो आपको क्या चाहिए, तो सर जो हमारा वस्तु या व्यक्ति है उसका जितना लंबाई है उसके लंबाई का आधे लंबाई का क्या होना चाहिए, तो सर दर्पण होना चाहिए, ताकि हम उस व्यक्ति या वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब जो है वो मिरर में देख पाए। ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी ख्याल अपने माइंड में रखेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता थी, लेकिन ये बताओ कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी सरल शब्दों में ध्यान में रखेंगे, ना हो तो स्टार मार्क दे करके आप लिख लेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप और क्लेडियोस्कोप बनाने में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप और क्लेडियोस्कोप बनाने में किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि आपका पेरिस्कोप हो या फिर क्लेडियोस्कोप हो, दोनों ही किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो दोनों ही सर प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करेगा, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का जो प्रिंसिपल है उस पे बेस होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ये पेरिस्कोप क्या होता है, तो मेरे मित्र हिडन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान देंगे कि पेरिस्कोप का संरचना आपका कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे भी एक प्लेन मिरर लगा हुआ रहता है और यहाँ भी एक प्लेन मिरर लगा हुआ रहता है। बस आपको पेरिस्कोप से संबंधित एक छोटा सा बात अपने माइंड में रखना है
कि पेरिस्कोप में जो दोनों समतल दर्पण झुके हुए रहते हैं वो किस एंगल पे, तो 45 डिग्री के एंगल पे झुके हुए रहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, पेरिस्कोप में जो दोनों समतल दर्पण झुके हुए रहते हैं वो किस एंगल पे झुके हुए रहते हैं, आप कहेंगे 45 डिग्री के एंगल पे झुके हुए रहते हैं। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो छिपी हुई वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, आप कहेंगे समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कैलेडोस्कोप को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बहुरूपदर्शी कहते हैं। और मेनली क्या होता है, तो गुरुजी मेनली जो है ये डिजाइनर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, डिजाइनर के द्वारा अलग अलग डिजाइन को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो कैलेडोस्कोप होता है एक्चुअली ये क्या होता है, तो एक पाइप जैसी संरचना होती है सर, जिसमें आपका रेक्टेंगुलर शेप वाला जो प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है, तो अरेंज होता है। इसमें क्या होता है, तो सर 3 आयताकार समतल दर्पण जो हैं या समतल दर्पण के जो स्लैब होते हैं वो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि अगर आप इसमें एक बार कोई डिज़ाइन देख लेते हो तो फिर वो डिज़ाइन दोबारा नहीं बनता है। और इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है, तो डिजाइनर के द्वारा किया जाता है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग मोटे तौर पे समतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि परिदर्शी और बहुरूपदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि पेरिस्कोप और कैलेडोस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। जिसमें पेरिस्कोप का उपयोग छिपी हुई वस्तु को देखने के लिए किया जाता है और पेरिस्कोप में जो समतल दर्पण होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे झुके हुए रहते हैं, जबकि जो कैलेडोस्कोप में हमारा समतल दर्पण होता है वो 60 डिग्री के एंगल पे झुके हुए रहते हैं। और कैलेडोस्कोप का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, डिजाइनर के द्वारा। किस चीज़ के लिए, तो अलग अलग डिजाइनों को देखने के लिए। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के साथ किसी कोण पे इंक्लाइन किया जाता है या दो समतल दर्पण अगर कोण बना रही होती है तब क्या होता है, तो सर बहुत सारा इमेज बनता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल इमेज कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा जो मल्टीपल इमेज फॉर्म होता है, समतल दर्पण के द्वारा जो मल्टीपल इमेज फॉर्म होता है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं। मेरे मित्र मान लीजिए कि दो समतल दर्पण है और वो एक दूसरे से थीटा कोण पे इंक्लाइंड है, एक दूसरे से थीटा कोण पे क्या है सर, तो झुका हुआ है। तो इस दोनों ही समतल दर्पण के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना होगा, तो आप सभी याद रखेंगे कि 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 हो जाएगा। मल्टीपल इमेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुका हुआ रहेगा तब वहाँ पे जो इमेज बनेगा वहाँ पे इमेजों की संख्या ज़्यादा होगी, जिसको हम लोग 360 बटा थीटा माइनस 1 के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में मोटा मोटी आपको इतना ही अपने माइंड में रखना है। बेसिक चीज़ें क्या है, तो आपके एग्जाम में ये पार्श्व रूप से उल्टा, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, हमेशा जो है ये सीधा होता है। इन सब चीज़ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और खास करके इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको इतना सा पॉइंट याद है तो मेरे ख्याल से समतल दर्पण से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको कोई खासा परेशानी नहीं होना चाहिए। और ध्यान देंगे कि समतल दर्पण के लिए जो हम लोग आवर्धन मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेते हैं वो कितना लेते हैं, तो हमेशा 1 लेते हैं। काहे, क्योंकि आप कह रहे हो कि गुरुजी समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग आवर्धन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात लेते हैं। तो चूंकि दोनों बराबर रहता है तो सर जो हमारा अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कट के 1 हो जाएगा। ना हो तो आप इस चीज़ को मेंशन कर लेंगे। क्या मेंशन करेंगे कि समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा 1 होता है। हमेशा कितना होता है, 1 होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। या समतल दर्पण के लिए आवर्धन हम लोग 1 लेते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी समतल दर्पण तो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, साथ ही परावर्तन का जो बेसिक नॉलेज था वो हमारे माइंड में आ गया। अब आपका क्या बच जाता है, अब आपका बच जाता है गोलीय दर्पण से परावर्तन। ध्यान देंगे कि गोलीय दर्पण से परावर्तन जब हम लोग देखेंगे तो गोलीय दर्पण के संरचना को डिस्कस करना होगा और साथ ही साथ गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके पोजीशन और साथ ही साथ उसके नेचर को डिस्कस करना होगा। और गोलीय दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पण में आपका उत्तल और अवतल दर्पण दोनों हैं, इस दोनों के उपयोग को डिस्कस करना होगा। और साथ ही साथ
जो आपका दर्पण सूत्र है, मैग्निफिकेशन है और जो चिन्ह परिपाटी के एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करना होगा, जिसकी चर्चा हम लोग इसके अगले क्लास में करेंगे। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो आपका कंसेप्ट था समतल दर्पण का उसको आप बखूबी समझ पाए होंगे। अब आपको समतल दर्पण से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन दे दिया नहीं जाए, आप क्वेश्चन दे करके हमको बताओ कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो आइए अब हम लोग समतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है अनियमित, दूसरा ऑप्शन है विसरित, तीसरा ऑप्शन है नियमित और चौथा ऑप्शन है समान। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पे या फिर समतल सतह पे आपतित होती है तब वहाँ पे जो परावर्तन की घटना होती है उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। ध्यान दीजिएगा, छवि को यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे? इमेज, यानी कि प्रतिबिंब समझेंगे। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है यानी कि इमेज होती है। पहला ऑप्शन है वास्तविक और पार्श्व सीधी, दूसरा है वास्तविक और सीधी, तीसरा है आभासी और पार्श्व सीधी और आपका चौथा है आभासी और पार्श्व उल्टी। क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि समतल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा प्रतिबिंब आभासी होगा यानी कि काल्पनिक होगा और क्या होगा तो पार्श्व रूप से उल्टा होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी सर। आपसे पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। ऑप्शन है असली और सीधी, दूसरा ऑप्शन है आभासी और सीधी, तीसरा ऑप्शन है असली और उल्टी और चौथा ऑप्शन है आभासी और उल्टी। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी समतल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वो क्या होगा? सीधा होगा। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप सभी कंफ्यूज मत होना कहीं पे भी। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा तो वो कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका एक अलग प्रॉपर्टीज होता है, वो लैटरली इन्वर्टेड होता है यानी कि पार्श्व रूप से उल्टा होता है। जिसमें क्या होता है तो जो वस्तु का बायां भाग होता है वो प्रतिबिंब में दायां भाग के रूप में अपीयर होता है और जो वस्तु का दायां भाग होता है वो प्रतिबिंब में बाएं भाग के रूप में अपीयर होता है। तो पार्श्व रूप से उल्टा होना अलग बात है, जबकि प्रतिबिंब जब भी काल्पनिक बनेगा तो उसका नेचर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी वो हमेशा सीधा होगा और वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी और आपका दूसरा ऑप्शन है समान आकार, सीधी, उल्टी, वास्तविक और आवर्धित, तीसरा है अलग आकार, सीधी, उल्टी, आभासी और चौथा ऑप्शन है अलग आकार, आवर्धित, उल्टी, आभासी। मेरे मित्र मैंने आपको बड़े ही शिद्दत से पढ़ाया है ये सारी चीज़ें और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानने की उम्मीद करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी 100% इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल सर। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, जब क्वेश्चन में समान आकार बोल ही दिया गया है तो यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि समतल दर्पण जो है वो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही साथ जो समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है तो वस्तु के आकार के बराबर होता है।
यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु का आकार दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में बड़ी दिया हुआ है इसको आप इग्नोर करेंगे। तब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी और समान आकार में होती है। आप कहेंगे गुरुजी ज़्यादा लाग लपेटा करने की जरूरत नहीं है, आपने अभी जस्ट बताया है कि जो समतल दर्पण है वो हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपके ग्रुप डी एग्जाम में समतल दर्पण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका बस 5 ही था और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपका किस हिसाब से पूछा गया है, तो गुरुजी प्रतिबिंब के नेचर से पूछा गया है। लेकिन समतल दर्पण से संबंधित अब और किसी अन्य प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।